आज हम 1857 की क्रांति के परिणामों की ही चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि विगत कक्षा में भी बता चुके हैं कि 1857 की क्रांति के परिणामों के रूप में कंपनी शासन का अंत हो गया और सैनिक नीति में भी परिवर्तन हुआ। एक और परिवर्तन हुआ, वह है अंग्रेजों में जातीय उच्चता की भावना का प्रखर होना। अंग्रेजों में जातीय उच्चता की भावना 1857 के पूर्व भी विद्यमान थी, परंतु विद्रोह को दबाने के उपरांत उनमें यह भावना और प्रखर हो गई। उनको उचित बताने के लिए उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय रूढ़िवादी और गतिहीन है। इस नीति को बनाए रखने के में ही उनके साम्राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, ऐसा वे समझने लगे। अंग्रेज अधिकारी भारतीयों को प्रशासनिक व्यवस्था से विलग रखना चाहते थे। इसके समर्थन में उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय स्वशासन के योग्य नहीं है। 1880 के उपरांत जब अन्य यूरोपीय देशों में भी अपने उपनिवेश स्थापित करने आरंभ किए, तो चिंतकों और वैज्ञानिकों ने भी गौरी जातियों की उच्चता के सिद्धांत को तार्किक आधार देने के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के साथ साथ अंग्रेजों की एक और नीति इसके बाद प्रभावित हुई और वह थी फूट डालो राज्य करो। 1857 के विद्रोह में हिंदू व मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे ब्रिटिश सरकार आश्चर्यचकित व आतंकित हुई। ब्रिटिश सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि यदि हिंदू व मुसलमानों को इसी प्रकार एका बना रहा तो वे भविष्य के में भी संकट उत्पन्न कर सकते हैं। अतः ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए दोनों समुदायों में फूट उत्पन्न करना आवश्यक समझा और 1858 से ही ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो राज्य करो की नीति का प्रतिपादन किया। 1858 से 1870 तक ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं को प्राथमिकता दी और मुसलमानों के हितों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु 1870 के उपरांत ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं की उपेक्षा कर मुस्लिम हितों की ओर विशेष ध्यान दिया और इसी नीति का परिणाम भारत विभाजन हुआ और यह नीति 90 वर्षों तक भारत में शासन करती रही, जिसकी इस नीति पर R.C. मजूमदार ने भी कटु आलोचना की। एक और जो परिणाम साबित हुआ वह है शासक व शासित का अंतर मिटाने का प्रयास। विद्रोह के शांत हो जाने पर ब्रिटिश सरकार ने इस तथ्य को भी पहचान लिया कि यह विद्रोह शासक और शासित के मध्य संपर्क न होने के कारण हुआ। इस संदर्भ में 1860 में सर बाल्टर फ्रेयर ने अपनी टिप्पणी में व्यक्त किया कि विधान परिषदों में स्थानीय तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। ऐसा विश्वास किया गया कि भारतीयों को विधान कार्य में सहकारी बनाने से शासक भारतीयों की भावनाओं से परिचित हो सकेंगे और आपस की गलतफहमी को दूर करने का अवसर भी निकल सकेगा। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया और 3 भारतीयों को परिषद का सदस्य बनाया गया। ये भारतीय सच्चे अर्थ में भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, परंतु इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस नीति को आगे बढ़ाया गया। 1857 की क्रांति का एक और प्रमुख परिणाम निकला, वह है राष्ट्रीय भावना का प्रसार।
यद्यपि 1857 के विद्रोह को निर्दयता से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीयता को समाप्त करने के लिए दबा दिया गया, परंतु वे अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। इसके विपरीत भारतीयों के दिल में इस विद्रोह ने राष्ट्रीय भावना को और अधिक सुदृढ़ और स्थायी बना दिया। कहा जाता है कि शहीदों का खून कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस विद्रोह के दमन में अंग्रेजों ने जितनी क्रूरता दिखाई, भारतीयों के दिलों में राष्ट्रीयता उतनी ही गहरी बैठ गई। इस पुष्टि को R.C. मजूमदार लिखते हैं, जूलियस सीजर के मारे जाने के उपरांत रोम साम्राज्य अधिक शक्तिशाली बन गया। एक और भावनात्मक परिणाम यह निकला कि 1857 के विद्रोह से सैनिक व प्रशासनिक परिवर्तन तो हुए ही, भावनात्मक परिवर्तन के रूप में अंग्रेजों में जातीय उच्चता घर कर गई। इसके अलावा अंग्रेजों में स्वामी जाति की भावना और प्रखर हुई। यह नवीन साम्राज्यवाद का औचित्य, श्वेत व्यक्ति का बोझ, वाइट मैन्स बर्डन के दर्शन और अंग्रेजों की भारत को सभ्य बनाने की भूमिका द्वारा सिद्ध किया गया। इस स्वामी जाति भावना से अंग्रेजों और भारतीयों में दिनों दिन खाई चौड़ी होती गई और कभी कभी राजनीतिक विवादों, प्रदर्शनों और हिंसा के कार्यों में परिवर्तित हो जाती थी। इसी के साथ साथ 1857 की क्रांति का एक मुख्य परिणाम निकला कि एक नवीन युग की शुरुआत। इस 1857 की क्रांति की समाप्ति के बाद ही भारत में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों के लिए सामंतवादी युग का भय सदा के लिए समाप्त हो गया। सामंतवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया। भारतवासियों ने भविष्य की ओर देखना आरंभ किया। 1857 के विद्रोह में हिंसा का सहारा लेकर कंपनी के राज को समाप्त करने का प्रयास किया था। इसकी असफलता के उपरांत हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया गया। 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन में फिरंगी राज्य समाप्त करने हेतु अहिंसा को शस्त्र बनाया गया। विदेशी शक्तियों को समाप्त करने के लिए लोगों ने जिस वीरता और बलिदान की भावना का परिचय दिया, उसे भारतवासी कभी नहीं भूले और स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 के जो नायक थे वे आगे के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए और शहीदों के लिए वे एक आदर्श की भूमिका निभाने लगे। अतः हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के दूरगामी परिणाम निकले, जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की एक भूमिका तैयार की। धन्यवाद।